Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, thank you so much for joining with my journey. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको 3 लिंक मिल जाएगी। पहली लिंक जिसमें प्रीलिम्स 2021 यूपीएससी का सिलेबस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ होगा। दूसरा मेंस एंड वाइवा का सिलेबस 2021 यूपीएससी का वो भी फुल्ली डिस्कस किया हुआ होगा। एंड तीसरा मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड जो भी समझती जाऊँगी पढ़ती जाऊँगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जिनको यूपीएससी पढ़ना है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है एंड उनको पता नहीं कि कहाँ से शुरू करें एंड कैसे स्टार्ट करें। तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने अपने लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रखा है, जो समझ रही हूँ एकदम ही क्रिस्टल क्लियर रखा हुआ है। जैसे पढ़ रही हूँ, जो समझ रही हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड मेक श्योर कि आप लोग वीडियोस को देख लें। सबसे पहले तो खुद के सिलेबस को समझ लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है। आप उन वीडियोस को देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगी सिलेबस एक्चुअली है क्या। सबसे पहला स्टेप जो है यूपीएससी के लिए कि खुद के सिलेबस को पहले समझना। एक बार अगर आप लोग अपने सिलेबस को समझ लेंगे ना, तो पूरे टॉपिक्स आपको कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल एंड विथ माई जर्नी। मैं हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स जो भी फॉलो करती जाऊँगी, समझती जाऊँगी, अप टू डेट करती जाऊँगी, समझाते जाऊँगी। तो प्लीज़ बी इन टच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोग कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ना मिस ना कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक व्हाट हैव वी अंडरस्टैंड टिल नाउ, ओके, अबाउट इंडियन पॉलिटी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। येस, मैंने कहा है कि इंडियन पॉलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अलग सब्जेक्ट को इग्नोर करने लग जाओ। वो सब्जेक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने इंडियन पॉलिटी को इम्पॉर्टेंट क्यों कहा, मैं अपना जस्टिफिकेशन देना चाहूँगी। प्रॉपरली तो आप लोग मेरे लास्ट वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन मैं सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जांपल देना चाहूँगी, आप लोग को बताना चाहूँगी। जो मेरा रिसर्च है उसमें से मैंने जितने भी अभी तक ऑब्जर्व किया है, एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीलिम्स में आपके आते हैं पॉलिटी से। इफ़ वन क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks, इट मीन्स दैट कभी कभी तो ऐसे भी होता है आपका कि 22 क्वेश्चंस आ जाते हैं रिलेटेड टू पॉलिटी, ठीक है। तो इफ़ 22 क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन का 2 marks, तो 22 into 2 इक्वल टू 44 marks। यू कैन स्कोर 44 marks ओनली इन पॉलिटी, इन प्रीलिम्स, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट बोला। एंड इंडियन पॉलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस के लिए भी, वाइबा जिसको हम पर्सनली टेस्ट भी बोलते हैं, एंड इक्वली फॉर ऐसे, क्योंकि ऐसे में आपकी मान लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको लिखने आएंगी, फॉर एग्जांपल वुमेंस राइट्स, वुमेंस इशू, ठीक है, उन सब के बारे में। तो मेरी लास्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर हमने समझा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट यूनिटरी नॉर फेडरल, दैट इज़ वाई इट इज़ क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए कहते हैं, ये ना यूनिक है। यूनिक कैसे, हमारी कंट्री इंडिया जो है वो बहुत ही यूनिक है ना। तो इसीलिए क्वासी फेडरल हम इसीलिए कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि ये ना ही यूनिटरी की लॉस एंड रूल्स फॉलो करता है, ना ही फेडरल की, एंड कुछ हद तक दोनों की ही फॉलो करता है। तो इसीलिए हम इसको इन दोनों की मिक्सअप करके ये बना है, तो इसलिए हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। Various constitutional experts says that Indian constitution is like sui generis. It's a cell of perpetuating institution. Indian constitution is unique because despite of federalism, it believes in unitary integrity and sovereignty of this country. And it is only when unity, integrity and sovereignty of this country is underway that our constitution changes its characters, forms and turn itself into a unitary constitution. There are two concepts we need to understand. They are
Number 1, Theory of Separation of Powers by French philosopher Montesquieu. Number 2, Doctrine of Checks and Balances. ठीक है, अभी ये जो स्टेटमेंट्स है, जो थियरीज है, उनको सुनते ही या पढ़ते ही हम लोग तो आइडिया लगा ही पा रहे होंगे किसके बारे में होगा. सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऐसा कुछ जिसमें पावर सेपरेट होता हो, एंड चेक्स एंड बैलेंसेस जिसमें मेंटेनेंस रहता हो. करेक्ट, हम लोग के दिमाग में यही आया होगा. लेकिन इसको प्रॉपरली समझने से पहले आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगी फ्रॉम जीएस परस्पेक्टिव. ओके, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. We don't need to get deep in this unless your optional subject is polity. ठीक है, हमको इन चीज़ों को बस उतना ही समझना है जितना कि हमें जीएस में जीएस क्लियर करने के लिए चाहिए. जीएस पेपर्स, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, वाइवा टेस्ट हो या फिर ऐसे हो, उतना ही हमको समझना है. क्योंकि मेरा ऑप्शनल पेपर है साइकोलॉजी, तो मैं इसलिए उतना ही पढ़ रही हूँ जितना मुझे पेपर क्वालिफाई करने के लिए या फिर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे मैं प्रीलिम्स, मेंस एंड वाइवा तक क्लियर कर सकूँ. ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है तो दे आर रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको डीपली समझना पड़ेगा. लेकिन मेरा ऑप्शनल पेपर अलग है, मैं साइकोलॉजी प्रेफर करती हूँ एंड मैं साइकोलॉजी में लेने वाली हूँ. तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी है तब आप इसको अच्छे से समझें. एज मेरा साइकोलॉजी है, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करूँगी जितना मैं पढ़ रही हूँ एंड जितना मेरे पास है. अगर आप लोग उससे एक्स्ट्रा जानना चाहते हो देन इट्स रियली वेरी गुड. If we see our monarchy or a dictatorial regime, all the powers are concentrated in one single individual. This means that monarchy is the judge, jury, and the executioner. That then the dictator or monarch pass laws, implement these laws, and there is no one to question. ठीक है, हमारी जो यहाँ पे मोनार्की है, वो मोनार्की आपका कंसंट्रेट अगर एक सिंगल पावर के ऊपर करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पावर सेपरेट तो हो जाएंगे लेकिन उसमें क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं रहेगा. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, वो क्या है, वेदर दिस लॉ आर मॉरल और इमोरल, वेदर दिस रूल्स आर रीजनेबल और अनरीजनेबल, इन दिस मोनार्की वन बॉडी कंट्रोल्स ऑल दिस सिस्टम. ठीक है, सही हो गलत हो कैसा भी हो, जिसमें हमने पावर दे दिया वो उन सभी चीज़ों को अकेले ही संभालेगा, अकेले ही स्टार्ट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, उनको पास करेगा, उनको ख़त्म कर सकता है. जो भी उन लोगों के पास हम लोगों ने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पावर दे दिया, वही संभालेगा, वही रूल निकालेगा, वही रूल ख़त्म करेगा. ठीक है, former American President James Madison passed a beautiful statement. He says, concentration of all the powers in a single individual is the worst example of tyranny, which is under pursuit rule. So, to abolition of this pursuit rule, we should separate the powers. We should have different organ of a state, and each of the organ will perform different functions, so that one function should not interfere another functioning of the organ. So the French philosopher Montesquieu say, if we have legislature, executive, judiciary, all these three organs should be separated from each other. That means legislature की जो मेंबर्स है वो जुडिशरी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जुडिशरी के जो मेंबर्स है वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंटरफेयर करेगा ही नहीं. इट मीन्स इन शॉर्ट नो इंटरफेरेंस. ठीक है, and they should separate from each other with watertight arrangement. I repeat, they should separate it from each other with watertight arrangement. It means no influencement of one power to another. According to this theory, Montesquieu want to explain that the power should be separated. ठीक है, पावर को सेपरेटेड ही रहना है. यूनाइटेड स्टेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज़ इसको समझ लेना, सुन लीजिए अच्छे से, ध्यान से समझ लीजिए. यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है, हम समझ लेते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कुछ आर्टिकल्स है, उनको जान लेते हैं कि उन आर्टिकल्स में है क्या.
Article 1 of US Constitution creates a legislative wing. It talks about all legislative power vested with Congress, not Indian National Congress. This Congress is a parliament of the United States of America, and Article 1 creates Congress. It also talks about that this Congress bicameral मतलब divided है into two houses, and they are House of Representative, number 2 Senate. इनके बारे में हम जब टॉपिक आएगा तब खुल के डिस्कस करेंगे. एंड अभी चलते हैं आर्टिकल 2 के तरफ. आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड विद प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट all the judicial powers vested in Federal Supreme Court of United States of America. That means clear-cut separation of powers. अभी वो कैसे? Congress legislative power, President executive power, Judiciary and Supreme Court judicial power. But there is one problem with the concept of separation of powers. Due to no influence means no check, है ना? For example, if legislature can form any law, since no organ can influence legislature, correct? So क्या होगा? Legislature can in fact enact an unreasonable law, an unjustified law. That means that no power to check this law whether they are right or wrong, and then क्या होगा? And then it will lead to a destruction to that country. ठीक है, इसीलिए US गवर्नमेंट implemented the power of separation but also started doctrine of checks and balances which will balance everything. What is this doctrine of checks and balances? For example, समझा देती हूँ एक छोटे से example के साथ. We have legislature, executive and judiciary. That means one organ will perform one respective law, no interference. So they decided to mutually check each other. US government implement doctrine of checks and balances. If legislature will pass a law and that law is unjustified, then judiciary will strike down the law. ठीक है? If the executive head of the United States, President of the United States of America, has committed treason, which is the highest offense against state in that case, legislature will have the power to impeach का मतलब है removed the president of United States of America. That means that each organ have the power to check one another. अभी तो ये हमने बात कर ली है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में, ठीक है? यूएस गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या वहाँ पे पावर ऑफ सेपरेशन है? जानते हैं. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव सेपरेशन ऑफ पावर बिकॉज कैसे? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट अलोन हैव द पावर टू मेक लॉज. एग्जीक्यूटिव, President, Judiciary, Supreme Court in Delhi, High Court for all the states of this country. Correct? अभी इसको अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ मेक श्योर मेरा प्रीवियस वीडियो, मेरा लास्ट वीडियो आप लोग देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से. ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि सेपरेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पावर सेपरेशन कैसे है. ठीक है, मान लीजिए लेजिस्लेचर कैन मेक द लॉ बिकॉज ओनली लेजिस्लेचर कैन फ्रेम अ लॉ, देन ओनली एग्जीक्यूटिव कैन इम्प्लीमेंट द लॉ, and similarly judiciary can give or impact justice to the people of the country. But do we have clear cut separation of powers? No. Whoever is a part of executive in India is also a part of legislature. That means no power of separation in this country.
between the legislature and executive. President of India is also a part of parliament. When we look into Indian parliament, it consists of president, Rajya Sabha and Lok Sabha. That means that there is no separation of powers in between legislature and executive in India. Why? Just like United Kingdom, we follow democracy. We follow parliament democracy. We do not follow presidential democracy. United States is opposition to separation of powers because they follow a presidential form of democracy where president is the head of the state. But in India we have nominal head and real head. अभी आप लोग पूछेंगे nominal head and real head है क्या? So nominal head is the president of India and real head is the prime minister of this country. Prime minister plus his council of minister, they must all be a part of the parliament because in India we follow parliamentary democracy where cabinet is supreme and this cabinet is drawn from the legislature. That means we could not implement the power of separation in India because we follow parliamentary democracy, and in parliamentary democracy we cannot be a minister if you are not a member of legislature. Same for executive. Even in our constitution in India, article 50, it talks about there should be separation of powers between executive and judiciary. That means our constitution does not talks about separation of powers between legislature and executive. How? For example, in the year 1772, Warren Hastings, he started a post called district collector with two major functions. One post and two major functions. Number one, collection of revenue. Number two, role of a magistrate with two responsibility but post one. This continued till the year 1973. The Indian Parliament enacted the Criminal Procedure Code, and this code removed the judicial powers of the district collector, and this judicial power were given to district judge from 1973. We have a separate institution after 1973 for criminal justice, in particular district as magistrate. Okay, and we have a separate institution for revenue collection after the year 1973 as district collector. Okay, now do we follow doctrine of checks and balances? Yes. How? Legislature keep a check on the executive. For example, if the prime minister and its council of ministers, if they do not command majority in Lok Sabha, if they lose majority in Lok Sabha, they shall have to resign. They have no other option to resign. That means they have to stay in office and continue to remain in office as long as they have support of the majority in a legislature. And what are the ways in which the executive have to prove its majority in the floor of the Lok Sabha? No confidence motion. And it is through their motion that legislature keeps a check on the executive. Similarly, question hour, 0 hour, debates, motions, discussions, they are going on the Indian Parliament. It is true that questions that executive are checked under the legislature. Judiciary also keeps check on the executive and legislature, and judiciary is also under check. How? Members of judiciary appointed by the president, appointed by the executive, and the members of the judiciary are removed by the president based on the resolution passed by legislature. It is true this appointment and removal process, but it is only on paper. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो एंड समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो, क्योंकि मैंने ईजी ही रखने की कोशिश की है
जो समझ रही हूँ, जैसे पढ़ रही हूँ, सेम चीज़ मैंने आप लोग के साथ एक्सप्रेस की है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।